हेलो स्टूडेंट। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसीज़ के लिए कॉमन नर्सिंग केयर प्लान बनाना सीखेंगे जो मोस्ट ऑफ डिसीज़ के अंदर काम में आ सकता है। ज़्यादातर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसीज़ है उसमें है ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, न्यूमोनिया, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, सीओपीडी, ब्रोंकिएक्टासिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और लंग्स कैंसर। तो इन सब के लिए एक कॉमन नर्सिंग केयर प्लान बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले जो रहेगा हमारा वो रहेगा असेसमेंट का, कि असेसमेंट करेंगे जिसमें हम पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करेंगे और उसी के आधार पर फिर डायग्नोसिस बनेंगे। असेसमेंट जो है वो हमारा रहेगा ABC अप्रोच, मतलब सबसे पहले हम एयरवे को, फिर ब्रीथिंग को, फिर सर्कुलेशन को असेस करेंगे। तो असेसमेंट जो रहेगा वो सबसे पहले तो हमें पेशेंट जो है उसके एयरवे को असेस करना है ताकि सिक्रेशन का पता लगा सके। फिर हमें पेशेंट जो है उसके ब्रीथिंग पैटर्न को, रेस्पिरेशन की डेप्थ को, चेस्ट मूवमेंट को और रेस्पिरेशन रेट जो है उसको असेस करेंगे। फिर पेशेंट जो है उसके वाइटल साइन को असेस करेंगे। फिर पेशेंट जो है उसके लंग्स साउंड को असेस करेंगे। पेशेंट जो है उसकी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को असेस करेंगे ताकि साइनोसिस का पता लगा सके। पेशेंट जो है उसके ABG आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस जो है उसको मॉनिटरिंग करेंगे ताकि ऑक्सीजन सेचुरेशन रेट जो है उसका हम पता लगा सके। फिर पेशेंट के न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है उसको असेस करेंगे। पेशेंट जो है उसके एंजाइटी लेवल को असेस करेंगे और पेशेंट के एक्टिविटी टॉलरेंस जो है लेवल उसको असेस करेंगे। तो ये तो हो गया असेसमेंट। असेसमेंट से जो भी फाइंडिंग आएगी हमारे पास उसके आधार पर हम फिर डायग्नोसिस बनाएंगे। डायग्नोसिस जो रहेंगे वो प्रायोरिटी के अनुसार बनाने हैं, मीन्स यहाँ पर भी हमें ABC अप्रोच के अनुसार बनाने हैं। सबसे पहले एयरवे का, फिर ब्रीथिंग का, फिर सर्कुलेशन का। तो शुरू करते हैं केयर प्लान कैसे बनाएंगे हम। तो सबसे पहला डायग्नोसिस बनेगा वो बनेगा इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन। मतलब एयरवे जो है वो क्लियर नहीं है क्योंकि वहाँ पर म्यूकस का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। गोल हमारा जो रहेगा वो क्लियर एयरवे को क्लियर करना। और इसके लिए जो इंटरवेंशन जो रहेंगे वो रहेंगे, पेशेंट का सबसे पहले तो एयरवे जो है वो असेस करेंगे। उसका रैशनल जो रहेगा वो रहेगा सिक्रेशन को चेक करने के लिए। फिर सेकंड जो रहेगा वो रहेगा परफॉर्म ट्रेक्यो ब्रोंकियल सक्शनिंग, सिक्रेशन को रिमूव करने के लिए। फिर पेशेंट जो है उसको ओरल फूड के लिए हम एनकरेज करेंगे ताकि सिक्रेशन जो है वो डाइल्यूट हो जाए और एक्सपल्शन में उसको आसानी हो। फिर पेशेंट को पॉस्चुलर ड्रेनेज देंगे ताकि सिक्रेशन जो है उसको हम रिमूव कर सके। फिर पेशेंट जो है उसको पेट मतलब पीठ से थपथपी देंगे बैक के पे ताकि एयरवे को क्लियरेंस में हेल्प मिल सके। फिर पेशेंट जो है उसकी पोजीशन को हर 2 से 4 घंटे में हमें चेंज करनी है ताकि सिक्रेशन जो है उसका लंग्स में स्टेसिस नहीं हो और वो सिक्रेशन रिमूव हो जाए। इवोल्यूशन एयरवे क्लियर एज एविडेंस बाय नो सिक्रेशन इन एयरवे, मतलब पेशेंट का एयरवे क्लियर है, किसी प्रकार का कोई सिक्रेशन नहीं है। फिर आता है सेकंड डायग्नोसिस, इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न डिस्निया रिलेटेड टू ब्रोंकोस्पाज्म स्वेलिंग एक्सेस म्यूकस। तो ब्रीथिंग पैटर्न जो है पेशेंट का वो प्रभावी नहीं है, उसको डिस्निया हो रहा है, मतलब ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है। और इसके लिए जो गोल रहेगा हमारा वो रहेगा ब्रीथिंग पैटर्न को इम्प्रूव करना, किसी प्रकार का कोई टेकिपनिया का डिस्निया का साइन नहीं मिलेगा। इंटरवेंशन जो रहेंगे रेशन के साथ वो रहेंगे, सबसे पहले तो हमें पेशेंट के ब्रीथिंग पैटर्न को असेस करना है ताकि हम डिस्निया को पता लगा सकें। फिर पेशेंट जो है उसको हाई फाउलर पोजीशन देनी है ताकि ग्रेविटी के कारण उसको ब्रीथिंग के अंदर प्रॉब्लम नहीं हो, ब्रीथिंग इंप्रूव हो और डिस्निया रिड्यूस हो जाए। पेशेंट को वेल वेंटिलेटेड रूम के अंदर रखेंगे ताकि उसको फ्रेश एयर मिल सके। पेशेंट को ब्रोंकोडाइलेटर देंगे एज पर डॉक्टर ऑर्डर ताकि एयरवे डायलेट हो जाएगा और एयर फ्लो इम्प्रूव होगा। पेशेंट जो है उसको डीप ब्रीथिंग और कफिंग एक्सरसाइज कराएंगे, ये भी एयरवे को इम्प्रूव करेंगे, गैस एक्सचेंज को इम्प्रूव करेंगे। पेशेंट जो है उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे एज पर ऑर्डर। यदि ऑक्सीजन सेचुरेशन कम आ रहा है तो उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना है डॉक्टर के निर्देश के अनुसार। और चेस्ट फिजियोथेरेपी देंगे ताकि पेशेंट की ब्रीथिंग जो है वो इम्प्रूव हो सके। तो ये तो हो गए इसके इंटरवेंशन रेशन। इसका जो इवैल्यूएशन होगा, पेशेंट का ब्रीथिंग पैटर्न इम्प्रूव हो चुका है, पेशेंट के अंदर किसी प्रकार की ब्रीथिंग डिफिकल्टी या डिस्निया नहीं है। तो ये तो हो गया सेकंड डायग्नोसिस। फिर बात करते हैं हम तीसरे डायग्नोसिस की। तो थर्ड डायग्नोसिस बनेगा इसका, वो बनेगा इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू एल्वियुलर वाल डैमेज। एल्वियोलाई की वाल डैमेज हो गई है, उसके कारण से गैसों का एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो रहा है, इम्पेयर्ड हो रहा है। गोल हमारा रहेगा इसमें गैस एक्सचेंज को इम्प्रूव करना। इसके लिए जो हमारा
इंटरवेंशन रहेंगे वो रहेंगे, सबसे पहले तो पेशेंट जो है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को असेस करना है ताकि साइनोसिस का हम पता लगा सकें। सेकंड, आर्टेरियल ब्लड गैस जो है उसको एनालिसिस को मॉनिटर करना है ताकि ऑक्सीजन सेचुरेशन रेट का पता लगा सकें। यदि सेचुरेशन रेट कम है तो ऑक्सीजन का एडमिनिस्ट्रेशन करना है। पेशेंट जो है उसको डीप ब्रीथिंग और कफिंग एक्सरसाइज करानी है ताकि मैक्सिमम एयर जो है वो लंग्स में एंटर कर सके और उसको गैस एक्सचेंज में प्रॉब्लम नहीं हो, डिस्निया में प्रॉब्लम नहीं हो। फिर पेशेंट जो है उसको नेबुलाइजेशन देना है। नेबुलाइजेशन से ब्रोंकोडाइलेशन होगा, ज़्यादा एयर जो है अंदर जाएगी, ज़्यादा एयर अंदर जाएगी तो ऑक्सीजन जो है वो पेशेंट को ज़्यादा मिलेगी। फिर पेशेंट जो है उसको कंप्लीट बेड रेस्ट देना है। बेड रेस्ट देना है ताकि ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो कम हो और हाइपोक्सिया की कंडीशन कम उत्पन्न हो। तो ये तो हो गया तीसरा डायग्नोसिस। फिर आता है फोर्थ, चेस्ट डिस्कम्फोर्ट रिलेटेड टू कफिंग या डिसीज प्रोसेस। तो चेस्ट में पेन हो रहा है कफिंग के कारण से और डिसीज प्रोसेस मतलब अंदर जो इन्फ्लामेशन है, लंग्स डैमेज हुआ है उसके कारण से। तो गोल हमारा जो रहेगा इसके अंदर वो रहेगा पेन जो है उसको रिड्यूस करना। और इसके लिए जो इंटरवेंशन रहेंगे हमारे रेशन के साथ वो रहेंगे, सबसे पहले तो पेन को हमें असेस करना है ताकि चेस्ट पेन का हम पता लगा सके। पेशेंट जो है उसको क्वाइट और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है ताकि पेशेंट को कंफर्ट फील हो सके। पेशेंट को रिंकल फ्री बेड देना है ताकि पेशेंट को कंफर्टेबल फील करे पेशेंट। एज पर ऑर्डर एनाल्जेसिक देनी है, डॉक्टर के निर्देशानुसार एनाल्जेसिक देनी है ताकि पेशेंट का पेन जो है वो रिलीव हो सके। ठीक है। ड्यूरिंग कफिंग के दौरान पेशेंट को पिलो जो है वो चेस्ट के ऊपर रखने के लिए कहना है ताकि कंप्रेशन के कारण से ड्यूरिंग कफिंग के कारण जो दर्द हो रहा है वो दर्द उसको कम हो। इसके अलावा पेशेंट जो है उसको डाइवर्जनल थेरेपी देनी है, जैसे म्यूज़िक सुनना है, मैगजीन है, इसके अलावा टेलीविज़न देखने के लिए कह सकते हैं ताकि माइंड जो है उसका डाइवर्ट हो, उसको पेन से उसका डाइवर्ट हो। फिर पेशेंट जो है उसको रिलैक्सेशन टेक्निक देनी है, जैसे डीप ब्रीथिंग जो है वो, इससे पेशेंट रिलैक्स होगा और उसको कम दर्द होगा। तो ये तो हो गया चेस्ट पेन के लिए डायग्नोसिस। अगली प्रॉब्लम जो पेशेंट में हो सकती है वो हो सकती है न्यूट्रिशन से संबंधित प्रॉब्लम। तो इसके लिए जो डायग्नोसिस बनेगा, अल्टर न्यूट्रिशनल लेवल लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू एनोरेक्सिया डिसीज प्रोसेस। तो न्यूट्रिशन लेवल जो है वो प्रॉब्लम हो रहा है, अल्टर्ड हो रहा है, उसको खाना बराबर नहीं मिल पा रहा है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है। तो गोल हमारा रहेगा वो रहेगा न्यूट्रिशन लेवल को इम्प्रूव करना। और इसके लिए जो इंटरवेंशन रहेंगे रेशन के साथ वो रहेंगे, पेशेंट के न्यूट्रिशन लेवल को असेस करना है, पेशेंट को प्लीजेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है मील के दौरान ताकि वो अच्छे से खाना खा सकें। पेशेंट जो है उसको स्मॉल और फ्रिक्वेंट डाइट देनी है ताकि इजीली वो डाइजेस्ट हो जाए। पेशेंट जो है उसको खाना जो है वो अट्रैक्टिव मैनर में सर्व करना है ताकि उसकी रुचि जो है वो पैदा हो खाने के अंदर। फिर पेशेंट जो है उसको प्रोटीन और विटामिन रिच डाइट देनी है ताकि पेशेंट के अंदर हीलिंग जो है वो जल्दी हो। पेशेंट जो है उसको एडवाइस देनी है पर स्लिप और पर स्लिप ब्रीथिंग के लिए, खाना खाने के दौरान पर स्लिप ब्रीथिंग के लिए पेशेंट को एडवाइस देनी है ताकि डिस्निया उसको नहीं हो। पेशेंट जो है उसकी डाइट प्लान बनानी है, वो बनानी है पेशेंट की लाइक और डिसलाइक के अकॉर्डिंग ताकि उसकी पसंद का खाना वो खा सके। तो ये तो हो गया अल्टर न्यूट्रिशन लेवल के लिए। फिर अगला डायग्नोसिस जो होता है वो होता है बॉडी टेम्परेचर से। पेशेंट को फीवर आता है किसी किसी कंडीशन के अंदर, तो उसके लिए जो डायग्नोसिस बनेगा, अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर फीवर रिलेटेड टू इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। तो गोल जो हमारा होगा वो होगा रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर को कम करना। और इसके लिए जो इंटरवेंशन होंगे, सबसे पहले तो पेशेंट जो है उसके बॉडी टेम्परेचर को हमें हर 4 घंटे में असेस करना है ताकि फीवर का पता लगा सके। पेशेंट को ओरल फूड के लिए इनकरेज करना है ताकि टेम्परेचर कम हो। पेशेंट को अच्छे वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट में रखना है ताकि कंडक्शन के द्वारा हीट का लॉस हो जाए बॉडी से और टेम्परेचर डाउन हो। पेशेंट को कोल्ड स्पंज देना है, ये भी हम फीवर को रिड्यूस करने के लिए देते हैं। और एज पर ऑर्डर एंटीपायरेटिक ड्रग जो है वो देनी है फीवर को कम करने के लिए। तो ये तो हो गया बॉडी टेम्परेचर्स के लिए। अगला जो डायग्नोसिस जो रहता है वो मेन चीज़, इस पेशेंट को डिस्निया होता है, हाइपोक्सिया होता है, उसके कारण से एक्टिविटी वो कर नहीं पाता। इसके लिए जो डायग्नोसिस रहेगा, एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज या हाइपोक्सिया। गोल हमारा रहेगा पेशेंट की एक्टिविटी लेवल को बढ़ाना। तो उसमें सबसे पहला करेंगे हम पेशेंट जो है उसकी एक्टिविटी लेवल को असेस करेंगे।
सेकंड, पेशेंट को ऐसी एक्टिविटी का मना कहेंगे जो ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ाती हो, जैसे हैवी लिफ्टिंग के लिए मना कहेंगे या तेज़ी से चलने का या सीढ़ियाँ चढ़ने का मना कहेंगे। पेशेंट को स्मोकिंग के लिए अवॉइड करेंगे। स्मोकिंग जो है वो भी गैस एक्सचेंज में बाधा उत्पन्न करेगा, उससे हाइपोक्सिया होगा उसको। पेशेंट को पर स्लीप और डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग के लिए एडवाइस करेंगे जब भी वो एक्टिविटी कर रहा है तब, उससे भी उसके ऑक्सीजन डिमांड जो है बॉडी में वो रिड्यूस होगी, मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा। पेशेंट जो है उसको डेली एक्टिविटी लिविंग की जो एक्टिविटी जो है उसमें हेल्प करनी है। पेशेंट जो है उसको एडवाइस देनी है कि एक्टिविटी के दौरान बीच बीच में वो रेस्ट ले, ताकि ज़्यादा थकान या ज़्यादा फटीग उसको नहीं लगेगा। तो ये तो क्या एक्टिविटी इंटॉलरेंस के लिए। फिर आता है अगला डायग्नोसिस, पेशेंट को कफिंग और डिस्निया आती है जिसके कारण उसको रात में नींद नहीं आती, जिससे स्लीप पैटर्न डिस्टर्बेंस होता है। तो उसके लिए जो डायग्नोसिस बनेगा, स्लीप पैटर्न डिस्टर्बेंस रिलेटेड टू कफिंग एंड डिस्निया। गोल हमारा रहेगा पेशेंट की स्लीप को इम्प्रूव करना। इसमें जो इंटरवेंशन जो रहेंगे हमारे वो रहेंगे, प्रोवाइड क्लेम कंफर्टेबल क्वाइट एनवायरनमेंट। तो पेशेंट को कंफर्टेबल क्वाइट एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है। पेशेंट जो है उसको क्लीन और कंफर्टेबल बेड देना है ताकि उसको अच्छे से कंफर्ट महसूस हो। पेशेंट जो है उसको रात के टाइम या बेड के टाइम कॉफ़ी और टी अवॉइड करना है, ये इरिटेट करेंगे, स्टिमुलेशन का काम करेंगे जिससे रात में नींद नहीं आएगी उसको। पेशेंट जो है उसकी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो करने के लिए उसको एनकरेज करना है। फिजिकल एक्टिविटी करेगा इससे थकान होगी और थकान से उसको जल्दी नींद आ जाएगी। पेशेंट जो है उसको माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर जो है वो देने के लिए हम एडवाइस करेंगे एज पर ऑर्डर। तो ये तो हो गया 8। फिर है अगला डायग्नोसिस, हॉस्पिटलाइज पेशेंट रहता है तो वहाँ नोज क्रॉस इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसके लिए जो डायग्नोसिस बनेगा वो बनेगा रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन और इम्यूनोडेफिशिएंसी। तो गोल हमारा रहेगा यहाँ प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन से पेशेंट को बचाना। और इसके लिए जो इंटरवेंशन रहेंगे, यूज़ एसेप्टिक टेक्निक का हमें उपयोग करना है ताकि इन्फेक्शन नहीं हो पेशेंट को। स्टरलाइज आर्टिकल जो है उसका ही प्रयोग करना है कोई भी प्रोसीजर करने के दौरान या केयर करने के दौरान, ताकि इन्फेक्शन से बचाया जा सके। हैंड वॉशिंग करनी है प्रोसीजर के पूर्व और पश्चात ताकि इन्फेक्शन से बचा सके। पेशेंट को फेस मास्क जो है वो पहनने के लिए कहना है ताकि ड्रॉपिक इन्फेक्शन से उसको बचाया जा सके। पेशेंट जो है उसके अटेंडर को रेस्ट्रिक्ट करना है, मतलब मिनिमम अटेंडर होने चाहिए, अननेसेसरी भीड़ पेशेंट के पास नहीं होना है, वो भी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगा। पेशेंट के बेड के पास में अननेसेसरी आर्टिकल क्लोथ कुछ भी हो तो उसको भी हमें रिमूव करना है। पेशेंट जो है उसको एंटीबायोटिक देनी है प्रोफाइलेक्टिकली एज पर ऑर्डर, ये भी इन्फेक्शन को रिड्यूस करेगा। ये तो हो गया रिस्क फॉर इन्फेक्शन से बचाने के लिए। फिर आता है अगला डायग्नोसिस, वो होता है मेनली नॉलेज डेफिसिट और एंजाइटी। तो इसमें डायग्नोसिस जो बनेगा एंजाइटी रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन, या कह सकते हैं नॉलेज डेफिसिट। पेशेंट को नॉलेज नहीं है उसके कारण से एंजाइटी हो रही है। तो इसके लिए जो गोल हमारा रहेगा पेशेंट की एंजाइटी को रिड्यूस करना। और इंटरवेंशन जो रहेंगे इसमें वो रहेंगे, पेशेंट जो है उसका एंजाइटी लेवल को असेस करेंगे। पेशेंट जो है उसको हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट करेंगे। पेशेंट जो है उसको एडवाइस करेंगे कि वो स्मोकिंग अल्कोहल को नहीं ले, ये भी डिसीज कंडीशन को और बढ़ा सकते हैं। पेशेंट के जो भी क्वेश्चन जो है उसको हमें ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुनना है और उसके जवाब देने हैं ताकि पेशेंट जो है उसका कॉन्फिडेंस बढ़े, उसकी एंजाइटी कम हो। पेशेंट और अटेंडर जो है उसको रीअश्योर करना है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़े और बीमारी से वो जल्दी से ठीक हो जाए। पेशेंट जो है उसको डिसीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना है, उसके प्रोग्रेस के बारे में बताना है ताकि पेशेंट को अपनी हेल्थ स्टेटस के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाए और एंजाइटी उसकी कम हो। और पेशेंट जो है उसको ब्रीथिंग अटैक जब भी आए या डिस्निया अटैक जब भी आए उस समय अकेला नहीं छोड़ना है, पेशेंट के पास कोई रहना है और पेशेंट को क्या करना है, शांत रखना है। तो ये तो हो गए डायग्नोसिस। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डायग्नोसिस थे जो कॉमनली सभी रेस्पिरेटरी डिसीज जो है उस पर हम लागू कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी डिसीज जो है वो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।